हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेटवाल भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज की सेशन शुरू करने से पहले जिनका भी 21, 22, 23 को एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट है ना। अच्छे से एग्जाम दीजिए और बढ़िया तरीके से अपनी ये अपियर करिएगा क्वेश्चन को। ठीक है जी आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमारा पेपर टू कॉमर्स का जो एग्जाम है वो है 3 तारीख को। कब? 3 सितंबर को। अब 3 सितंबर से पहले है ना, मतलब आपका ये जो भी मंथ है आपका अगस्त लास्ट तक। अब हम लोग क्या करेंगे सर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी आपकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। जैसे मॉडल सेट हम पेपर 1 के लगाए ना, अब पेपर टू कॉमर्स के लगाएंगे क्योंकि पेपर 1 वाले ऑलरेडी हो चुके बहुत सारे। तो पेपर टू कॉमर्स की शुरुआत करते हैं है ना। ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं क्लास में और देखते हैं आपका पेपर टू कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। आइएगा जी, चलेगा। देखिए सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन क्या की, अगर आपको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ऐप है, ऐप जरूर डाउनलोड करिए। अगर टेस्ट देना है तो यहाँ टेस्ट अवेलेबल है, आप जाके दे सकते हैं। हाँ, कोई पैसा कौड़ी वाला बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 revamped the competition act in which of the following perspective। देखो कंपटीशन एक्ट 2002 में आया जी सर, उसके बाद 2007, 2019 और 2023 ये इसमें अमेंडमेंट्स हुए। तो वो अमेंडमेंट कौन कौन सा हुआ है वो सारा दिया गया है, आपको बताना है कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहला अमेंडमेंट पे देखिए क्या कह रहा है CCI needs to be intimated if the value of merger and acquisition deal exceeds 2000 करोड़। ये बात बिल्कुल सही है, CCI को इन्फॉर्म देना पड़ेगा अगर आपका 2000 से ज्यादा आपका क्या हो गया वैल्यू आपका मर्जर और एक्विजिशन में डील हुआ है तो ये ज्यादा ये क्या होगा सर, ये एक अमेंडमेंट हुआ है। दूसरा क्या बोला, द ओवरऑल टाइमलाइन फॉर असेसमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 150 डेज फ्रॉम 210 दिन टू 10 डेज है ना। चलो नेक्स्ट है क्या बोला, 210 दिन से 150 दिन कर दिया गया है। किस चीज के लिए सर, टाइमलाइन, ओवरऑल टाइमलाइन जो था ना कॉम्बिनेशन का यानी मर्जर और एक्विजिशन का, वो सर काम कम कर दिया गया है। ठीक है जी। तीसरा क्या है सर, एक्सक्लूसिव सेलिंग एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं, हैज बीन रिप्लेस्ड विद एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। देखो पहले एक्सक्लूसिव सेलिंग एग्रीमेंट था, अब एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद बी नंबर देखो, कह रहा एंटिटीज who are not engaged in identical or similar trade shall also be part of anti-competitive agreement under the section of 3(3) of the act। तो ये क्या बोला, जो एंगेज नहीं है किसी आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेड में वो भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के पार्ट बनेंगे। सेक्शन 3(3) में मेंशन किया गया, ये भी बात इसके अंदर रखा गया, सही है। एंड उसके बाद क्या है ई में, कह रहा एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट लाइक टाई अप अरेंजमेंट्स, रीसेल प्राइस, मेंटेनेंस, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हैज बीन रीडिफाइंड। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आंसर पांचों का पांचों चीजों का बदलाव इसमें हुआ है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 2 पे। क्या कह रहा है, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 है ना। लिस्ट 1 में टेक्निक है, लिस्ट 2 में फीचर्स हैं उसके बताए गए। तो लिस्ट आइए इसको मैच करते हैं। सर पूलिंग किसको कहेंगे, पूलिंग कहेंगे ये होल्डिंग एंड मैनेजिंग ऑफ कैश बाय द एफिलिएट है ना जी। उसके बाद क्या सर, फाइनेंशियल हेज किसको कहेंगे सर, ये हो जाएगा ये साइमल्टेनियस बोरोइंग एंड लेंडिंग टू डिफरेंट करेंसीज। अलग अलग करेंसीज में आप अगर डील करते हैं है ना, अलग अलग करेंसीज में बोरोइंग और लेंडिंग करते हैं तो आपका हो जाएगा फाइनेंशियल हेज। नेचुरल हेज किसकी बात करता है, सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन अ मेंबर ऑफ कंट्रीज, तो इसको बोलते हैं। और नेटिंग कहते हैं रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जिसमें लीडिंग और लैगिंग होता है वो उसको। तो नेटिंग ये हो गया। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये हर्फेल्ड इंडेक्स है ना, लिस्ट 1। देखो इसमें क्या है सर, इंडेक्स दिया गया है और उसके मार्केट टाइप दिए गए हैं। तो जो हर्फेल्ड इंडेक्स है ना उसमें वैल्यूज बताई गई है। ठीक है, तो क्या है सर, 0 जो वैल्यू बताई गई है किस मार्केट के लिए, वो है आपका एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए। ठीक है जी सर।
उसके बाद क्या सर 0 से 1000 जो वैल्यू बताई गई है वो किसकी बताई गई है सर ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। उसके बाद 1000 से 1800 बताई गई है, किसकी बताई गई है ओलिगोपोली की, और 1800 10,000 बताई गई है ओलिगोपोली विद द हाई रिस्क ऑफ कार्टल्स। तो ये हो जाएगा इसका ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 है ना। ये देखो हाई इंडेक्स वैल्यू इज अ की फाइनेंशियल रेफरेंस रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल अचीव बाय एन इंडेक्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में जो हाईएस्ट लेवल अचीव किया जा रहा है उसको हाई इंडेक्स कहा गया यहां पे है ना, फाइनेंशियल रेफरेंस को लेकर। चलिए नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखें, कह रहा है फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन बी यूज टू मैनेज एन एंजाइटी क्रिएटेड बाय मर्जर और एक्विजिशन। तो जब मर्जर और एक्विजिशन में जो एंजाइटी क्रिएट, कौन सा इंटरवेंशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा एंजाइटी क्रिएट होगा। देखिए सर देखते हैं क्या कह रहा है सर, कह रहा है स्पीड अप ऑफ इंटीग्रेशन प्रोसेस। अगर आप इंटीग्रेशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे तो एंजाइटी होगा है ना जी, ये ठीक है। आर्टिकुलेट एंड न्यू विजन कॉमन गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल सिम्बल्स, तो इससे क्या है, इससे कोई एंजाइटी नहीं होगा। एम्प्लॉयड काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एंजाइटी पक्का है ना, काउंसलिंग करेंगे तो डरेंगे तो एंजाइटी। डिसएंगेज एफर्ट ऑफ टर्मिनेशन सेरेमनीज, तो इससे भी कोई एंजाइटी नहीं होगा। सोशल सपोर्ट फ्रॉम स्पाउस फ्रेंड्स, इससे क्या, इससे भी एंजाइटी। तो आंसर हो जाएगा ए, सी और ई है ना। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है सर, डील मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट। तो इसमें क्या है, लिस्ट 1 में प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट है और दूसरा में रिटेल स्टोर का फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है जी। आइए डिस्काउंट को बताएगा क्या, नैरो एंड वेरी डीप, ठीक है ना, बिल्कुल सही। और फिर स्पेशलिटी को बताया गया वेरी नैरो डीप, ठीक है। सी को बताया गया गड़बड़ा गया, गड़बड़ हो गया क्या, ओके ओके, ये गड़बड़ हो गया। क्या था, ये बताया गया डिस्काउंट को ब्रॉड एंड शैलो है ना, और स्पेशलिटी को वेरी नैरो एंड डीप, ठीक है। ये कैटेगरी किलर नैरो और वेरी डीप में आ जाएगा और सुपरमार्केट आ जाएगा ब्रॉड एंड डीप में, ठीक है। चलो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। चलो नेक्स्ट क्या है सर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी कैन यूज which prices to create profit in low tax regime and loss in high tax regime। तो भैया ये जो प्रॉफिट के करते हैं लो टैक्स रिजाइम में और हाई टैक्स रिजाइम में लॉस, वो उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसेस, है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या सर, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्या, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। आ जाओ देख लो क्या कहता है। कह रहा है एक तो लिस्ट 1 में मोटिवेशन है, मोटिव फॉर ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, और जो लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है ना। तो आओ देखो अचीवमेंट क्या होता है सर, अचीवमेंट बोलते हैं एक्सेलेंस को, कंसर्न फॉर एक्सेलेंस। कंट्रोल क्या होता है सर, कंट्रोल होता है आपका ऑर्डरलीनेस। डिपेंडेंसी बोलते हैं कंसर्न फॉर अदर्स को, और एक्सटेंशन बोलते हैं कंसर्न फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। यानी कि ए का 3, बी का 4, यही हो गया आंसर। तो 2 गो में है, फिर सी का चले जाइए, सी का 2, यानी कि 1 नंबर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 में। क्या कह रहा है 8 में, कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड, है ना, अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। द सीपीआईओ है ना, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, है ना। एसपीआईओ इज ऑब्लिगेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू फर्निश द पर्सन सीकिंग द इंफॉर्मेशन। तो बोल रहा भाई साहब, अगर कोई इंफॉर्मेशन या एप्लीकेशन, बोला एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है सीपीआईओ एसपीआईओ के द्वारा, तो उसको क्या चीज, कौन सा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। देखो आ जाओ देखते हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन क्यों जरूरी है भाई, कोई जरूरी नहीं, वो पावर और फंक्शन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्यों बताएगा। रीजंस ऑफ सच रिजेक्शन, बिल्कुल, कि अगर उसने एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है तो क्यों किया है रिजेक्ट, तो ये तो होगा, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, सर पब्लिक अथॉरिटीज का ऑब्लिगेशन से यहां कोई मतलब नहीं है। पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन, हाँ ये बताएगा कि किस चीज में लेकर अपीलेंट अथॉरिटी ने अप्लाई किया था। द पीरियड विच एन अपीलेंट अगेंस्ट सच रिजेक्शन में भी प्रेफर्ड, तो किस कितने पीरियड में उसका रिजेक्शन हुआ है। तो बी, डी और ई, आंसर क्या हो जाएगा, बी, डी और ई हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ। क्या कह रहा है, क्या एक्स वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 जुलाई 2022 एज ए लेक्चरर इन द यूनिवर्सिटी। वाह वाह वाह, कितना अच्छा बात है,
लेक्चरर अपॉइंट हो गया 1 जुलाई 2022 को। ही वॉज कंटिन्यूड ऑन 30th अप्रैल 2023। ठीक है, व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 फॉर अ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो भैया इनकम टैक्स सवाल है, पूछा गया बताओ कि प्रीवियस ईयर्स कौन सा होगा, है ना। असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस ईयर्स कौन सा होगा। तो देखिए 1 जुलाई 2022 से हम क्या कितने दिन के लिए सर, नेक्स्ट हमारा जो ईयर होगा 22-23 उसके लिए ना लेंगे जी। तो 22-23 कब तक सर, 1 यानी 31 आपका मार्च 31 मार्च 2023 तक। तो 1 जुलाई से 31 मार्च 2023, 1 जुलाई कहां गया जी, ये है ना। चलिए नेक्स्ट चलें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी क्या इक्वल पार्टनर्स है। व्हेन पार्टनरशिप डिसॉल्व, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, देयर कैपिटल है 40 और 50, 90,000 का कैपिटल। ठीक, आफ्टर ऑल एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज पेड, देयर इज ए कैश बैलेंस ऑफ 80,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। भैया प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन सीधा पता चल रहा है, कैपिटल कितना है 90,000 का कैपिटल है और हमारे पास क्या 80,000 है, तो 10,000 का लॉस ही हुआ ना। पूंजी तो पूंजी होता है, पूंजी तो मेरा, पूंजी किसी के बाबूजी का भी नहीं है, तो पूंजी तो 90,000 है और 80,000 का कैश है, तो 80,000 ही कैश यानी 10,000 लॉस में है, तो 10,000 लॉस में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है द फॉलोइंग इज द हायरिंग रिलेटेड टर्नओवर कॉस्ट व्हेन एन एम्प्लॉय क्विट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो यार सब कुछ ठीक है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको ट्रेन करने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद अगर उसको सिखाने के बाद अगर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है या कंपनी छोड़ के चला जाता है, तो उसका जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो इसलिए ट्रेनिंग कौन सा कॉस्ट होगा, ट्रेनिंग वाला जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना जी। हमने ट्रेनिंग दिया और तुम भाग गए कहीं और। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवर टेम्परेचर अप्लाइज, कहां अप्लाइज होता है भाई, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में। कह रहा है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, सर जब डिस्क्रिप्शन से गुड्स बेच दिया तो फिर काय के लिए अप्लाई। व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, जब सैंपल से बेच दिया तो भी नहीं होगा। सेवर टेम्परेचर का कहने का मतलब है लेट्स द बायर बीवेयर, कि भैया सब कुछ दुकानदार नहीं बताएगा, तो कस्टमर को भी जरूरत है कि भैया आप सही रहो, आप देखो कि कौन सा गुड सही है या गलत है, जागरूक रहो। When the goods are sold under the implied condition and warranty, ये भी नहीं होगा, ये देखो ये होगा। When the buyer does not intimate the purpose, buyer ने intimate नहीं किया था purpose to the seller को and depends upon his own skill and judgment, और उसने सामान खरीदा अपने स्किल अपने जजमेंट के बेस पर, तब ये सीवर टेम्परेचर अप्लाई होगा। आंसर होगा 4। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आ जाए जी सर। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, क्या अरेंज द फॉलोइंग सर्विस गैप्स एज पर दिस सर्विकल अप्रोच इन लॉजिकल सीक्वेंस। सर्विकल अप्रोच एक अप्रोच है जो हमें उसके बारे में क्या कहा है कि सर उसको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है द गैप बिटवीन सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी, द गैप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन। हाँ ये बात सबसे पहले यही होना चाहिए कि जो गैप है कस्टमर के एक्सपेक्टेशन का और मैनेजमेंट परसेप्शन का, वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक, द गैप बिटवीन परसीव्ड सर्विस एंड एक्सपेक्टेड सर्विस, उससे पहले होगा मैनेजमेंट का परसेप्शन और सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, तो बी के बाद डी, फिर होगा गैप सर्विस क्वालिटी का और फिर स्पेसिफिकेशन और सर्विस डिलीवरी, उसके बाद होगा ई गैप बिटवीन सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, देन होगा सी। तो बी डी ए सी ये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा और मोनोपोली नहीं होगा। मोनोपोली एक अधिकार की बात करता है सिंगल, और परफेक्ट कंपटीशन में लंबे बहुत तरह के क्या बोलते हैं इसको, ज्यादा से ज्यादा ये होते हैं सेलर्स होते हैं। तो यहाँ पे बी मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा, ओलिगोपोली और डिओपोली, ये जो है दोनों मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट भी है और क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल इसके। तो बी सी और डी होगा इसका आंसर। क्या होगा, बी सी और डी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए सर। क्या कह रहा है, which one of the following normative ethical theories as a net benefit from the decision as consideration in ethical decision making। तो कौन सा ऐसा नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी है जो नेट बेनिफिट फ्रॉम डिसीजन को फॉलो करता है, जो एथिकल डिसीजन को बनाने में मदद करता है। सर उसको यूटिलिटेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटिलिटेरिज्म, है ना जी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को फॉलो करते हैं, क्या कह रहा देखते हैं। क्या कहता है, प्रॉब्लम डेफिनेशन प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। प्रॉब्लम का डेफिनेशन प्रोसेस है ना, प्रॉब्लम डेफिनेशन प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज देम इन लॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की बात आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम यूनिट एनालिसिस करें, नहीं, क्या हम रिलेवेंट वेरिएबल्स को देखें, डिटरमाइन करें, नहीं, राइट मैनेजरियल डिसीजन स्टेटमेंट एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ये भी बात का काम है, राइट रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। देखो यार, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। अब प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद ना देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट और रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम करते हैं, उसके बाद काम करेंगे, है ना जी। तो क्या था, ई सी, है ना जी। चलिए उसके बाद क्या सर, उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट एनालिसिस का डिटर्मिनेशन करेंगे, फिर हम रिलेवेंट वेरिएबल्स को देखेंगे और तब जाकर रिसर्च का क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस करेंगे, ECABD, है ना, ECABD। चलो क्वेश्चन नंबर 17 चलें, आ जाइए सर, क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान। देखो स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपनसेशन प्लान कहने का मतलब हुआ कि इसको सैलरी कंप्लीटली मिलती है ना, कमीशन बेस पे काम नहीं करता है, तो उसके लिए कौन सा डिसएडवांटेज है, देखिए। अदर कह रहा सेल्स वैल्यू इज एम्फसाइज्ड ओवर प्रॉफिट्स, रिप्रेजेंटेटिव में स्टॉक ओवरस्टॉक द कस्टमर। देखो देखो यार, ये तो सही है ना, तो इसके लिए तो नहीं होगा क्योंकि डिसएडवांटेज पूछा, तो ये तो एडवांटेज है ना। सेल्स की अगर हम बात करें तो भी क्या होगा सर, ये भी नहीं होगा, ये भी तो एडवांटेज है। लो मोटिवेशनल इंपैक्ट रहेगा, हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ सैलरी रहेगा, कमीशन नहीं रहेगा, तो दिक्कत वाली बात है, तो ये होगा। डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट द रिटेन टॉप सेल्स परफॉर्मेंस, ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि कमीशन रहता तो जितना ज्यादा सेल्स किया उतना ज्यादा कमीशन। उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में फोकस ऑन प्रोडक्ट दैट रिक्वायर लिस्ट एफर्ट टू सेल, तो ये तीनों क्या इसके डिसएडवांटेज है ना जी। तो आंसर क्या जाएगा, सी, डी और ई। चलो क्या ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी माइनस का एग्रीमेंट क्या होगा सर, कैन नॉट बी रेटिफाइड। कभी भी 18 साल के बाद, मान लो 17 साल में कुछ एग्रीमेंट किया है और वो 18 साल के बाद उसको रेटिफाई नहीं कर सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट टू इंक्रीज। देखो कौन सा कारण, नीचे 5 कारण दिया हुआ, बोल रहा है कौन सा कारण है जिससे की वजह से डिमांड बढ़ जाएगा किसी प्रोडक्ट का। तो देखो अगर किसी का कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, कंज्यूमर का प्राइस सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, ठीक है। और अगर किसी का टेस्ट इंक्रीज हो जाए किसी कमोडिटी का तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। बाकी इंक्रीज प्राइस, कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है और सब्स्टिट्यूट का नंबर बढ़ने से कोई डिमांड बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ए, बी और ई। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है सर, कह रहा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट की तरह है, काउंटर पार्ट है, तो दोनों को मैच करिए कौन किसके बराबर है ना। तो फ्रेडमैन टेस्ट को 2-वे इनोवा कहा गया, मैन विटनी टेस्ट को ये टी टेस्ट कहा गया, क्रुस्कल वाले टेस्ट को 1-वे इनोवा कहा गया और इसको कहा गया पेयर टी टेस्ट, है ना। तो ए का क्या था सर, ए का कहा गया 4, बी का 3, सी का 1, डी का सी का 2, 1 और डी का 3, है ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है which of the following are the tools for consumer promotions। तो कौन सा टूल है कंज्यूमर प्रोसेस के लिए, देखो क्या प्राइस ऑफ कर देना कंज्यूमर प्रोसेस का टूल है, नहीं। रिफंड कर देना क्या कंज्यूमर प्रमोशंस का टूल है, कूपन्स कंज्यूमर प्रमोशन का टूल है, प्राइस ऑफ, रिफंड, कूपन, इवेंट, स्पॉन्सरशिप ऑफ प्राइस। देखो प्राइस ऑफ और ये तो तरीका नहीं है, रिफंड, कूपन और ये बी, सी और डी, ये जो तीनों है ये किसका तरीका है सर, ये तरीका कंज्यूमर प्रोसेस का है, प्रमोशंस का है, सॉरी। क्या कह रहा है, इट इज एन आर्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। बिना कानून तोड़े ये बता देना, है ना, टैक्स का मैनेजमेंट करना, इसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो कह रहा है व्हाट इज द आरबीआई नोटिफाइड डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो भैया कौन कौन सा जो है आपका ये क्रेडिट रेटिंग की एजेंसीज, तो एक है एक्यूट रेटिंग्स, एक है क्रिसिल, एक्यूट और क्रिसिल, है ना। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है अपॉइंट एस्टिमेटर, है ना, अपॉइंट एस्टिमेटर
इज सेड टू बी कंसिस्टेंट व्हेन, कब? तो ये तब होगा जब क्लोजर रहेगा पॉपुलेशन पैरामीटर के और सैंपल साइज बिकम क्या हो जाएगा, लार्जर। तो ये हो गया थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। A box plot is a graphical summary measures of data that displays, क्या देखो बॉक्स प्लॉट क्या है, ग्राफिकल समरी है जो किसको डिस्प्ले करता है, तो ये भाई साहब ये होगा Q1 मीडियन और Q3, क्योंकि यही बताता है, ये देखो इस वाला है ना, ये था Q1 Q3 मीडियन, ठीक है, इसी को। तो ये क्या करता है सर, इसको बोलता है बी सी और एक मिनट, हाँ सी डी और बी, वही, ठीक है। चलो तो ये आंसर हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ भाई साहब। हाँ देखो कह रहा है फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरो करेंसी मार्केट। यूरो करेंसी मार्केट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एक तो क्या बोला, द यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट हैव ज्योग्राफिकल लिमिट्स। हाँ ठीक है, यूरो करेंसी का कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है। द यूरो करेंसी मार्केट इज अनरेगुलेटेड, गलत बात, रेगुलेटेड मार्केट है, ठीक है। चलिए द यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट हैव डिपॉजिट इंश्योरेंस, बिल्कुल सही बात। फिर उसके बाद क्या सर, उसके बाद है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन इन द मैक्सिमम इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट में ये है गलत बात। क्या द यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट अट्रैक्ट द सीआरआर, बिल्कुल सही बात है ना। तो ए, ई, सी और ए, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, क्या रहा है, एक्सपेरिमेंटल ट्रीट इन रिसर्च डिजाइन सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन सा किसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो भैया एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की अगर हम बात करें तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मैनिपुलेशन पॉसिबल है, किसमें सर, एक्सपेरिमेंटल पे। तो ये बात तो हमें पता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्या कह रहा है देखें जी सर, कह रहा स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट सीक्वेंस द स्टेप्स टेकन टू डेवलप मनी मार्केट इन इंडिया। तो सबसे शुरू में क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ऐसा ये करने बोल रहा है, करें। आइए सबसे पहले क्या हुआ था भाई, सबसे पहले क्या इंटरेस्ट रेट स्वैप आया था, नहीं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल पेपर, आगे देख लेते हैं इसको, ये रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ वेज एंड मींस डब्ल्यू में, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिक्विडिटी इम्प्लीमेंटेशन, ये तो बहुत बाद में आया है, तो ये तो सबसे बाद में आया होगा हमको लगता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल पेपर, ठीक है। फिर क्या, फिर है आपका ये डब्ल्यू लिंक टू बैंक रेट, है ना। फिर उसके बाद डी इंट्रोडक्शन टू एलएफ, फिर है इंट्रोडक्शन टू इंटरेस्ट रेट स्वैप और दब जाके ई। तो बी सी डी ए यानी कि 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या कह रहा है, एज सजेस्टेड बाय कॉलिंस, कॉलिंस ने क्या सजेस्ट किया, अरेंज द फॉलोइंग लीडरशिप लेवल इन सीक्वेंशियली हाई ऑर्डर, ठीक है। तो हाई ऑर्डर में उन्होंने सीक्वेंशियली अरेंज करने को कहा है, कॉलिंस के द्वारा बताया गया लीडरशिप को। देखें आ जाओ, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हाईली कैपेबल इंडिविजुअल होता है लीडर, ये बात है। फिर बोलता है लीडर इज कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर, ठीक बात है। फिर बोलता है लीडर इज कॉम्पिटेंट मैनेजर, ठीक बात है। फिर बोलता है लीडर इज इफेक्टिव लीडर, ठीक है। चलो, और लीडर इज एन एग्जीक्यूटिव, ये हो गया सी ए डी बी, सेकेंड नंबर। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ परफेक्ट perception which of the following is not an external factor influencing section of stimuli। तो भैया कौन सा एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। देखो फैमिलियरिटी, रिपीटेशन, नोवेल्टी, ये है। एक्सपीरियंस जो है एक पर्सनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा भाई, इस क्वेश्चन में, अच्छा इसको छोड़ो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अभी इसको करते हैं बाद में, ठीक है। चलो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनकॉमन फीचर ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। सर कौन सा नीचे दिया गया में अनकॉमन फीचर है प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का, ठीक है। आओ देखते हैं। क्या बोथ इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर नॉट एबल टू और रेडी टू गेन कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलें, देखिए ये क्या है, इन वो कह रहा बोथ इन्वेस्ट इन द कंपनीज दैट आर नॉट एबल टू रेडी टू गेन कैपिटल फ्रॉम द, ये तो गलत है। क्या देयर इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ
इन्वेस्टर कंपनीज, बिल्कुल सही बात है, यही तो अनकॉमन फीचर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें जी। क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट चेंजेस इन होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज बाय ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। तो सर इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूशन के अकाउंटेड है, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। चलिए, कह रहा है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस sufficiently stamped and duly addressed and put into course of transmission there is a valid contract। अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको मिल गया है ना, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया, तो भैया क्या है, ड्यूली स्टैम्प्ड एड्रेस है, तो इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। empirical studies indicate that the long run average cost curve is L-shaped। कॉन्सेप्ट होता है L-shaped। क्वेश्चन नंबर 36 में आए, आ जाओ सर। क्या कह रहा है, which of the following is not the limitation of activity based costing। सर एबीसी, एक्टिविटी के बेस पर कॉस्ट डिजाइन करना, कौन सा लिमिटेशन नहीं है ना। कह रहा है it involves various support activities in the process of making products। तो ये तो नहीं है, ये लिमिटेशन थोड़ी है, ये तो सही बात है, सही है, तो ये तो इसके लिए यही हो जाएगा। चलो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्या कह रहा है देखें जी सर, कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंपाइल्ड विद इन द रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करने के बाद सारा एविडेंस आपको मिल जाता है कि भैया आपने कंपनी का एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। After incorporation, if the company makes a fresh contract in terms of the pre-incorporation contract, the liability of the promoter shall come to an end। बिल्कुल सही बात है कि अगर कॉर्पोरेशन के बाद कंपनी एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता है प्री इनकॉर्पोरेशन को लेकर, तो लायबिलिटी जो प्रोमोटर्स का वो खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इवन द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड। माइनर चाइल्ड का अगर इनकम क्लब्ड हो गया है विद द इनकम ऑफ मदर और फादर, तो हाउ मच डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम मदर और फादर। कितना है सर, उसके लिए 1500 रुपए डिडक्शन है। कितना है, 1500। चलिए नेक्स्ट है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अटेम्प्ट टू अचीव गेन फ्रॉम द फ्री फ्लो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज। कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कह रहा है वन सच एसोसिएशन नाफ्टा, और नाफ्टा किसके अंदर आता है, कंप्राइज यूएस, कनाडा और मैक्सिको एग्रीमेंट बोलते हैं, यूएसए, है ना जी। आइए लास्ट क्वेश्चन है ना, चलिए क्या है करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट प्रिविलेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कौन सा मार्केट है भाई साहब, सर किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ओलिगोपोली बेस्ट है। क्या है, ओलिगोपोली बेस्ट। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज फिर हम लेके आएंगे नए क्लास में नया क्वेश्चंस, है ना, और करेंगे आपके साथ क्वेश्चंस की शुरुआत। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।